जो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई घराने जैसे होते थे कि वो बड़ा बिजनेस करते थे, लेकिन उनके पास ये बड़े बड़े टर्म्स नहीं होते थे, डेटा एनालिस्ट और एचआर मैनेजमेंट, और वो आज भी बड़े बड़े ग्रुप बना के खड़े किए हुए हैं। वो क्या स्टम्बल अपॉन थे? क्योंकि आज हम लोग बात करते हैं हर चीज को कि ये कर लें और ये सीख लें, एमबीए कर लें और ये प्रैक्टिस कोर्स कर लें। क्या वो स्टम्बल अपॉन में बन गए कि उनके पास भी कुछ ऐसे ही थे जिसके नाम दूसरे थे? जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक्चुअल ट्रेड ऑफ है वो रिस्क के साथ है। जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी उतनी बड़ी वेल्थ बनाने की। तो उस टाइम पे उन लोगों ने भी रिस्क लिया है। जैसे हमें पता है कि रतन टाटा साहब ने जो है जो सबसे बड़ा फेलियर हम मानते हैं लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि भी हमारे देश की कि 1 लाख की कार बनाई, है ना। तो उतना बड़ा रिस्क कोई और कंपनी तो नहीं ले पाएगी। एंड मारुति सुजुकी वाज द मार्केट लीडर और उनके पास ऑलरेडी एक मॉडल था जिसको वो इम्प्रोवाइज करके 1 लाख की कार बना सकते थे मारुति 800 को, बट वो नहीं कर रहे थे, नहीं कर पाए थे। तो रिस्क का ट्रेड ऑफ होता है। और ये मैं बात हमेशा अपने स्टार्टअप्स को भी बोलता हूँ कि यार ग्रांट के पीछे मत भागो। मतलब पहले एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना लो। जेन्युइनली अगर प्रोटोटाइप या कुछ डेवलप करने के लिए आपको ग्रांट चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, आप वहाँ से सपोर्ट लो। लेकिन एक्सटर्नल फंडिंग पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। एक्सटर्नल फंडिंग अपने आप आ जाएगी अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। एज अ फाउंडर जैसे सतीश ने बोला कि आपको फाइनेंस भी समझ आना चाहिए, आपको एचआर भी समझ आना चाहिए, आपको कंपटीशन भी समझ आना चाहिए, आप अपनी कंपनी के सेल्समैन भी खुद ही हो। तो हर एस्पेक्ट आपको खुद ही समझना पड़ेगा, इवन लीगल कंप्लायंसेस। तो बड़ी कंपनी होती है उसमें आप जो है कंपनी सेक्रेटरी रखते हो, सीए अलग रखते हो। तो ये सर्विसेज तो आउटसोर्स कर लेता है स्टार्टअप्स ठीक है। किसी भी एजेंसी को, लेकिन खुद समझना उन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब एक जेनरिक समझ होनी चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो इंक्यूबेटर्स के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओके। कि जो इंक्यूबेशन मैनेजर था अगर आप उनसे आज पूछोगे एमओए और एओए में डिफरेंस क्या है वो बता नहीं पाएगा। मैं तो लिख के मतलब शर्त लगा सकता हूँ यहाँ पे इंक्यूबेशन मैनेजर आके बताया सर एमओए ये होता है एओए ये होता है। ओके। तो वो बेसिक नॉलेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है हर एस्पेक्ट की बिजनेस का। ओके। और एक एक बात जो हमने मिस कर दी अगेन इस पैनल के बारे में, वो ये भी है कि ये जो तीनों लोग हैं ये तीनों लोग बहुत से दोस्त भी हैं मेरे और आलोक जी के भी। तो हम लोगों की दोस्ती लेकिन किसी और रीजन से नहीं है। हम लोगों ने ज्यादातर जो डिस्कशन हमारे होते हैं वो बिजनेस मॉडल के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब इनको कोई पैसे दे दिए तो ये मेरे दोस्त बन गए। तो डिस्कशन हमारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर हुए हैं ज़्यादातर कि बेचोगे कैसे, अभी कैसे बेच रहे हो, उसमें क्या चैलेंज है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, नहीं। या किस तरह से सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल। या क्या टेक्नोलॉजी के अंदर अभी भी गैप्स हैं आपकी। तो उस तरह के डिस्कशन फाउंडर्स को करने चाहिए इंटरनली। एटलीस्ट जो मतलब फ्रेंड्स होते हैं तो मजाक भी वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही होता है, उन्हीं वर्ड्स में होता है। एडिंग वन मोर लाइन, तो यस सर। जैसा आपने बोला कि जो पहले लोग बिजनेस खड़ा कर लिए तो जी। क्या था उनके साथ, क्या स्पेशल था? तो स्पेशल कुछ ऐसा था नहीं, जिनके अंदर जिद थी कि मुझे करना है, तो उन्होंने सारी चीज़ें सीखी और बिजनेस कर लिया। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा ही हो रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। आपको बिजनेस खड़ा करना है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। नहीं आती कोई बात नहीं, आप सीखो, मार्केट में स्ट्रगल करोगे, आप सीखो, लेकिन बिजनेस तभी बनेगा जब आप सीखोगे। नहीं सीखोगे बिजनेस नहीं बनेगा। हजार के हजार लोग फेल हो जाएंगे, लेकिन हजार में से किसी एक को जो सारी चीजें आएगी वो कर लेगा। ठीक सर, कुछ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि ये तीनों तीन अलग अलग कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं। जैसे अक्षय काम करता है B2B में, जी। ये काम करते हैं संदीप D2C में, डायरेक्ट टू कस्टमर, और सतीश काम करते हैं B2B2C में, राइट। तो आई थिंक अक्षय अगर आपसे शुरू करें कि आप करते क्या हो, आप तीनों अगर एक्सप्लेन कर दो कैसे B2B हो आप और कैसे आप B2C हो और कैसे आप B2B2C हो, तो थोड़ा समझ जी आएगा बिल्कुल। लोगों के एग्जैक्टली करते क्या। अच्छा जी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अक्षय श्रीवास्तव एलसीबी फर्टिलाइजर से। अब हम करते क्या हैं, सीधा शब्द बोले हम खाद बनाते हैं। तो खाद बनाते हैं तो ऐसा अलग क्या करता है कि बाकी सब दुनिया खाद बना रही है। सो इसमें थोड़ा इनोवेशन है, थोड़ा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें कंटिन्यूअस R&D चलता है। अब
1 मिनट लूँगा मैं आपको थोड़ा सा ये बताने के लिए कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट में मिल रहा है वो केमिकल कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेट में रहता है, डाइअमोनियम फॉस्फेट, यूरिया ग्रैन्युलर, बाकी कोई पैरामीटर्स। तभी प्लांट उसको ले पाता है जब बीच में कोई मीडिएटर होता है जिसका नाम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल कॉम्प्लेक्सेस को तोड़ते हैं और पौधा उसको विड्रॉ करता है। P2O5, K2O, नाइट्रेट या किसी भी जिंक ऑक्साइड, ऐसे पैरामीटर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसमें अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में C/N ऑर्गेनिक मैटर बढ़िया क्वांटिटी में होता है। ये सारे फर्टिलाइजर मार्केट में थे, ऑर्गेनिक बढ़िया था, फिर केमिकल फर्टिलाइजर क्यों चल रहा था? केमिकल फर्टिलाइजर इसलिए चल रहा था क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अप टू द मार्क नहीं था। उतना जो भी हमको पैरामीटर चाहिए, जो यील्ड चाहिए था, वो उतना सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर विच इज एडिटिव हमें रिक्वायरमेंट पड़ी और हम इस तरीके से शिफ्ट हो गए कि हमने ऑर्गेनिक पूरा छोड़ दिया और पूरा का पूरा केमिकल पे शिफ्ट हो गया। हम क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्या प्लांट को चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, उसके सभी टाइप के पैरामीटर्स को देखते हुए उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन बनाने वाला, फास्फोरस, पोटास, इस बेसिस पे 9 पैरामीटर के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन प्रिपेयर होता है। इसको नैनो पार्टिकल के साथ इम्बेड किया जाता है ताकि किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को सर्वाइव कर सके। फिर इसमें पॉलीमर यूज किया जाता है जो कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी प्रमोट करता है। इन सभी को मिला करके किसी भी तरह का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, बायो वेस्ट, चाहे वो स्लरी हो गया, चाहे फ्लाई ऐश हो गया, चाहे प्रेसमड हो गया, चाहे बगास हो गया, उनके साथ ट्रीट करके हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। अब सर ने जो पॉइंट बोला कि B2B हम क्या करते हैं, B2B किसी भी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम, जैसे हम B2C से चालू किए थे, वही अलग स्टोरी है। अभी B2B में, अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत पेट्रोलियम के साथ जो हमने एक NDA किया है, उसमें भारत पेट्रोलियम आगे नेक्स्ट 26 फैक्ट्री लगाएगा बायो CNG का। उस बायो CNG में हर दिन का एक यूनिट से 60 से 100 टन के बीच में ड्राई स्लरी निकलेगा। उस स्लरी को कोई कमर्शलाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसका C/N में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है और उसमें उनको एक ऐसा अल्टरनेटिव सोल्यूशन चाहिए जिससे वो 10 रुपए kg तक बिक जाए। तो उसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, टाइम टू टाइम उसको माइक्रोबियल इनोकुलेंट सप्लाई करना और उससे एक बढ़िया बिजनेस बनाना, वो हम कर रहे हैं। सिमिलरली चाहे अडानी ग्रुप हुआ या किसी भी, आप उसकी बात करें, मयूर ग्रुप जो कानपुर के हैं, उनके साथ हम पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स मेरा जॉइंट वेंचर है, हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो B2B का मेंटालिटी हमारा एग्रीकल्चर में बस इतना है कि हम मिनिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्केट में रखें ताकि हमारा सप्लाई, हमारा पेमेंट कलेक्शन, हमारा लॉजिस्टिक्स, हमारा सारा पैरामीटर सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उस स्पेसिफिक जोन को हम कंट्रोल कर सकें। धन्यवाद। हाँ, संदीप जी। आलोक जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, आपने बुलाया हम लोगों को और बहुत अच्छा होस्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अंकित जी, आप पूछ रहे थे कि थोड़ा सा बताओ DTC और B2B किस तरीके से करते हैं। मेरा स्टार्टअप का नाम है माइल्ड केयर्स। माइल्ड केयर्स इज द वुमन हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्टअप। हम एक नीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो कि भारत में जनरली वो अनएड्रेस प्रॉब्लम बोल सकते हो आप। भारत में अभी भी लगभग 36% महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन या टैम्पॉन्स जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। रेस्ट जनता अभी भी कपड़ा, रैक्स इत्यादि इस्तेमाल करती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तब है जब भारत को 75 साल से ज़्यादा आज़ादी के हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम इन नेसेसरी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाए। इस प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व कर रहे हैं कि सैनिटरी और वी कैन से द मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इज द राइट फॉर ऑल वुमेन, चाहे वो शहर में रह रही हो, चाहे रूरल एरिया में रह रही हो, चाहे जहाँ भी रह रही हो, बट इट्स राइट। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। दिस इज द एरिया विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। अब रही बात हम कैसे कर रहे हैं, D2C इज द वेरी फैसिनेट वर्ड, आप लोगों ने सुना होगा। D2C होता कैसे था और हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल में। जनरली पहले जो बिजनेस होते थे, उस बिजनेस को क्या होता था, एक मैन्युफैक्चरर होता था। मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को बाईपास करता था अपने प्रोडक्ट्स को। तो होता क्या था, अगर कोई चीज 1 रुपए की बन रही है तो 1 रुपए में फिर सप्लायर का कमीशन जुड़ेगा 10%, 5%, फिर रिटेलर का जुड़ेगा, होलसेलर का जुड़ेगा उसमें। तो उस 1 रुपए की चीज को हम 5 रुपए, 7 रुपए में बेचते थे।
तो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो जाता था। दूसरा क्या होता था कि अब वो सप्लायर और जो रिटेलर है उसकी मोनोपोली भी हो जाती है कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट मैं नहीं बेचूंगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, मेरे को तो 20% मार्जिन चाहिए, 25% मार्जिन चाहिए। सो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से D2C एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर हम इन सारे थर्ड पार्टीज को हटा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को अपने टेक्नोलॉजी या अपने रिसोर्सेज के माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर को हम बेच सकते हैं। करते कैसे हैं? अपनी वेबसाइट पे आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और फिर आपने अपने टारगेट कस्टमर को देखा कि यार मेरे टारगेट कस्टमर कानपुर में बैठे हुए हैं, उनकी उम्र एक 12 साल से 25 साल तक की है और वो टारगेट कस्टमर फीमेल्स हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो हमारा ये सेगमेंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने एडवर्टीजमेंट, अपने रिसोर्सेज टुवर्ड्स दी एजुकेशनल रिसोर्सेज, अवेयरनेस रिसोर्सेज, सारा हम वहीं पे टारगेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट उन्हीं कस्टमर को दिखे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से वो लोग खरीद सकें। सो इट्स अ मॉडल ऑफ D2C। अब रही बात इसमें कि और इसको कैसे करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से जुनून है। ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एक रोलर कोस्टर जर्नी होती है। हम लोग यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप इट्स नॉट अ फैशनेट वर्ड, इट्स नॉट लुक्स लाइक कि हम लोग बस करने के लिए कर रहे हैं। इट रिक्वायर्ड अ लेजर फोकस इन योर जीन, इन योर ब्लड। अगर लेजर फोकस नहीं होगा टुवर्ड्स द बिल्डिंग द बिजनेस, टुवर्ड्स द बिल्डिंग द स्टार्टअप, वो पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को हमारी आदत पड़ गई फेलियर्स को झेलने की, फेलियर्स को झेलने की और रिजेक्शंस को झेलने की। हम दिन भर में पता नहीं कितने रिजेक्शन झेलते हैं। आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपको 100 नंबर का पेपर है, 80 मिलते तो आप दुखी हो जाते हो, और हमें तो एक भी नहीं मिलते। किसी क्लाइंट के पास गए हम, उसने बोला नहीं यार मेरे को समझ में नहीं आया, मैं नहीं कर सकता हूँ। सो नॉट फॉर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करें। फंडिंग के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो बिजनेस का एग्जांपल लूं तो एल्बर्ट आइंस्टीन सबने सुना है, लाइट का बल्ब। 1000 बार उन्होंने उस इनोवेशन को किया था, तब जाकर के लाइट बल्ब बना। 1000 बार। तो ये क्या है? ये जुनून है कि 1000 बार आप कर पाए। 1 2 3 बार में तो बोर हो जाता है यार, नहीं करना है, नहीं जाना है इस रास्ते में। This is the things which is happening into the mind when you are trying to build the startup anything. सर, सर, इसके पहले बताएं, उसके पहले चेको है